दोस्तों, आप में से ज़्यादातर लोग अपनी डेली लाइफ में यूट्यूब, फेसबुक और ट्विटर जैसी कई और भी अलग अलग वेबसाइट्स का उपयोग करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसकी शुरुआत आखिर कैसे हुई थी? आई थिंक आप में से ज़्यादातर लोगों को इस बात का पता नहीं होगा, क्योंकि जिन पॉपुलर वेबसाइट्स को हम आज जानते हैं उनकी शुरुआत एक अलग ही कॉन्सेप्ट के साथ हुई थी। और आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में ही बात करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं उस प्लेटफॉर्म से जिस पर शायद यह वीडियो आप देख रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ यूट्यूब की। दरअसल यूट्यूब एक डेटिंग साइट के तौर पर शुरू की गई थी और इस साइट का उद्देश्य था होने वाले पति और पत्नियों को एक साथ मिलवाना। वैसे अगर आज के समय में देखा जाए तो यूट्यूब पर हर सवाल का जवाब आपको वीडियो के जरिए मिल जाएगा। लेकिन शुरुआत में इसकी वेबसाइट को इसलिए बनाया गया था ताकि यूट्यूब के यूजर्स यहाँ पर ऐसी वीडियो डाल सके जिसमें वह अपने हस्बैंड या फिर वाइफ में क्या चाहते हैं वो बातें एक्सप्लेन कर पाएं। और इसी उद्देश्य के साथ ही जावेद करीम, चाड हर्ले और स्टीव चेन ने यूट्यूब बनाया था। और उस टाइम तो यूट्यूब का टैगलाइन भी होता था ट्यून इन हुकअप। हालांकि यूट्यूब के फाउंडर्स का यह दाव सही साबित नहीं हो सका, क्योंकि लोगों ने इस कॉन्सेप्ट को उस टाइम ज़्यादा पसंद नहीं किया। और फिर सभी फाउंडर्स ने मिलकर यह निर्णय लिया कि अब यूज़र किसी भी तरह का वीडियो इस प्लेटफॉर्म पर डाल सकता है। और फिर इसके बाद से तो यूट्यूब की लोकप्रियता आप देख ही रहे हैं। हालांकि दोस्तों, वीडियो में हम आगे बढ़ें उससे पहले आज के स्पॉन्सर के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि है वंडरशेयर की तरफ से आने वाला डॉक्टर फोन व्हाट्सएप ट्रांसफर। दरअसल यह एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से आप किसी भी आईफोन से एंड्रॉयड फ़ोन में अपने व्हाट्सएप मैसेजेस को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। साथ ही आपको अपने आईफोन व्हाट्सएप मैसेजेस का बैकअप लेना हो या फिर अपने व्हाट्सएप चैट्स को रिस्टोर करना हो, 100% सिक्योर प्रोसेस के साथ आप सभी काम डॉक्टर फोन से कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेकिन चलिए अब हम आते हैं अपनी टॉपिक पे। तो दोस्तों, पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला मैसेंजर व्हाट्सएप को भी एक अलग ही उद्देश्य के साथ शुरू किया गया था। दरअसल जैन कोम और ब्रायन एक्टन ने जब व्हाट्सएप का पहला वर्जन लॉन्च किया था तब उस टाइम उन्हें खुद ही नहीं पता था कि वह एक मैसेजिंग ऐप बना रहे हैं, क्योंकि उन्होंने पहली बार एक ऐसी ऐप बनाने की कोशिश की थी जो कि लोगों के नाम के सामने उनके स्टेटस की अपडेट देती रहे। मतलब कि आइडिया बहुत ही सिंपल और सीधा था कि कौन आदमी क्या कर रहा है, बस इसी चीज को वह इस ऐप की मदद से दिखाना चाहते थे। जैसे कि एट ऑफिस, प्लेइंग फुटबॉल, बैटरी लो की तरह ही और भी जो भी आपके मन में हो। और इसीलिए इस ऐप का नाम व्हाट्सएप से लेकर व्हाट्सएप रखा गया था। हालांकि इस ऐप को उस तरह की लोकप्रियता नहीं मिल सकी जैसा कि इसके फाउंडर्स ने सोचा था, और तभी अपने प्लान में बदलाव करते हुए इसमें मैसेजिंग फीचर्स की तरह ही और भी कई सारी चीज़ों को जोड़ते रहा गया। और फिर इस बदलाव ने बहुत ही जल्द व्हाट्सएप को सबसे बड़ी मैसेजिंग ऐप बना दी। और दोस्तों, कुछ इसी तरह से ही अभी की सबसे बड़ी फोटो एंड वीडियो शेयरिंग सोशल नेटवर्क इंस्टाग्राम की शुरुआत भी केविन सिस्ट्रॉम और माइक क्रेगर ने कुछ अलग ही अंदाज से की थी। दरअसल इंस्टाग्राम को सबसे पहले बर्बन नाम से जाना जाता था, और यह शब्द बॉर्बन बिस्की से लिया गया था, जो कि इसके फाउंडर सिस्ट्रॉम को बहुत ही पसंद था। और बर्बन ऐप को सिस्ट्रॉम ने इसलिए बनाया था ताकि लोग किसी भी जगह पर अगर जाएं तो वहां पर चेक इन कर सकें, और अगर दोबारा से उस जगह पर दोस्तों को इकट्ठा करना हो तो फिर इस ऐप की मदद से वापस मिलने का प्लान बनाया जा सके। साथ ही उन्होंने यह फीचर भी दे रखा था कि चेक इन करने के बाद से वहाँ की फोटोज भी यूजर शेयर कर सकते थे। हालांकि बर्बन बुरी तरह से फेल हो गया, क्योंकि यह यूज़ करने के लिए काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड था। लेकिन सिस्ट्रॉम ने इस ऐप में नोटिस किया था कि बाकी फीचर्स की जगह पर लोग अपने फ़ोटो शेयर करने वाले फीचर में काफ़ी इंटरेस्टेड हैं। और फिर इसी चीज़ को ही देखते हुए आगे बर्बन को बदलकर इंस्टाग्राम बना दिया गया, जहाँ पर नए नए फीचर्स जुड़ते गए। और दोस्तों, इंस्टाग्राम को जैसा कि आप सभी जानते ही होंगे कि फेसबुक ने खरीद लिया है। लेकिन क्या आपको यह पता है कि आज के समय की सबसे बड़ी सोशल मीडिया यानी कि खुद फेसबुक ही एक ऐसे कॉन्सेप्ट के साथ शुरू की गई थी जो कि दो लोगों के बीच में तुलना करती थी। दरअसल 28 अक्टूबर 2003 को मार्क जकरबर्ग ने एक वेबसाइट शुरू की थी जिसका नाम उन्होंने फेसमैश रखा था। और इस वेबसाइट के जरिए यूजर्स दो लोगों के बीच में कंपैरिजन करके यह पता लगाने की कोशिश करते थे कि दोनों में कौन ज़्यादा अच्छा दिखाई देता है। और दोस्तों, बड़ी ही दिलचस्प बात यह है कि फेसमैश पर यूजर्स लाने के लिए मार्क ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के डेटाबेस को हैक कर लिया था, और वहीं से उन्होंने स्टूडेंट्स के फोटोज़ को इस वेबसाइट पर डाला हुआ था। हालांकि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के मैनेजमेंट को जब इस बात का पता लगा तब उन्होंने इस वेबसाइट को बंद करवा दिया, और इसी चक्कर में मार्क को भी कॉलेज से निकाला जा सकता था,
लेकिन आखिरकार वह बच गए थे। हालांकि 4 फरवरी 2004 को मार्क ने एक दूसरी वेबसाइट से वापसी की जिसका नाम था दी फेसबुक, और यहाँ पर अब फोटो कंपैरिजन फीचर को हटाकर कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट लगाए गए थे जिसमें कि आप नए लोगों से जुड़ सकते थे। हालांकि इसकी शुरुआत भी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से करने के बाद कई अलग अलग कॉलेज में भी लोग इसे पसंद करने लगे, और फिर इसी वेबसाइट ने आगे चलकर फेसबुक का रूप ले लिया जिसे कि पूरी दुनिया आज के समय में जानती है। और दोस्तों, सोशल नेटवर्क कंपनी ट्विटर की शुरुआत भी कुछ अलग ही ढंग से की गई थी। वैसे आज के समय में दुनिया का लगभग हर पॉपुलर इंसान ट्विटर का इस्तेमाल तो करता ही है, और यह प्लेटफॉर्म अपनी अलग पहचान बनाने में भी कामयाब हो चुका है। लेकिन दोस्तों, जब इसकी शुरुआत की गई थी तब यह एक SMS बेस्ड प्लेटफॉर्म था। मतलब कि ट्विटर एक ऐसी साइट थी जिसको सिर्फ SMS के जरिए ही अपडेट किया जा सकता था। हालांकि यह मॉडल सही तरीके से काम नहीं कर सका क्योंकि इस प्लेटफॉर्म पर एक्टिव रहने के लिए यूजर्स को SMS भेजने के लिए अलग से पैसे खर्च करने पड़ते थे, और बीटा टेस्ट में ही यह पता लग गया था कि इसकी वजह से यूजर्स के फोन बिल कई $100 तक बढ़ गए थे। और फिर तभी जैक डोर्सी और उनके साथियों ने SMS मॉडल को बंद करके इसे पूरी तरह से वेब बेस्ड सर्विस में बदल दिया, और फिर उसके बाद का नतीजा तो हम सबके सामने है। और दोस्तों, विश्व भर में लगभग हर चीज की ही जानकारी रखने वाली वेबसाइट विकिपीडिया का इस्तेमाल आप लोगों ने तो किया ही होगा। दरअसल यह ऑनलाइन इंफॉर्मेशन का एक ऐसा भंडार है जहां पर कुछ भी खोजो मिल ही जाता है, और इसकी खास बात यह है कि यह वेबसाइट पूरी तरह से फ्री है, क्योंकि ना तो इसमें सब्सक्रिप्शन का पैसा लगता है और ना ही इस वेबसाइट पर एड्स दिखाए जाते हैं जिससे कि पैसे कमाए जा सके, क्योंकि यह पूरी तरह से डोनेशन पर ही डिपेंडेंट है। लेकिन दोस्तों, इसकी शुरुआत कुछ इस ढंग से की गई थी कि इसमें भर भर के एड्स दिखाए जाते थे। लेकिन 2002 में जब इसके 2 फाउंडर्स यानी कि जिमी वेल्स और लैरी सैंगर्स में से लैरी ने इसे छोड़ने का फैसला ले लिया, तब जिमी ने इस वेबसाइट को पूरी तरह से फ्री कर दिया था। और फिर जिमी वेल्स ने यह निश्चय किया कि इस वेबसाइट को वह हमेशा ही फ्री रखेंगे, और अगर उनकी कोई हेल्प करना चाहता है तो वह डोनेशन के तौर पर कर सकता है। और फिर इसी निर्णय के बाद से ही विकिपीडिया नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बन गई, जिससे कि इसका डोमेन भी .com से बदलकर .org कर दिया गया। और दोस्तों, दुनिया की सबसे बड़ी ई-कॉमर्स कंपनी अमेज़न को आज कौन नहीं जानता होगा। अगर ऑनलाइन शॉपिंग की बात आती है तो हम सबके दिमाग में एक ही नाम सबसे पहले होता है अमेज़न, और यहाँ पर छोटी से लेकर बड़ी से बड़ी चीज भी बहुत ही आसानी से मिल जाती है। लेकिन दोस्तों, क्या आपको यह पता है कि 1995 में अमेज़न की शुरुआत सिर्फ और सिर्फ किताबें बेचने के लिए ही की गई थी, और फिर अगले 3 साल यानी कि 1998 तक यहाँ पर केवल बुक्स ही उपलब्ध हुआ करती थी। लेकिन जेफ बेजोस ने फ्यूचर को देखते हुए अपने प्लान को बदल दिया, और आगे चलकर उन्होंने अपनी वेबसाइट पर जरूरत के सभी चीजों को ही लिस्ट करना शुरू कर दिया। और दोस्तों, इसी तरह से अमेज़न दुनिया के सबसे बड़ी ई-कॉमर्स कंपनी के रूप में हमारे सामने आई। और दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोग शायद शटरस्टॉक के बारे में तो जानते ही होंगे। दरअसल यह स्टॉक फोटोग्राफी और स्टॉक फुटेज उपलब्ध कराने वाली सबसे बड़ी वेबसाइट है, जहां पर आपको 3 करोड़ से भी ज्यादा क्वालिटी फोटोज और वीडियोस मिल जाते हैं। हालांकि शटरस्टॉक के फाउंडर ने 2003 में इस वेबसाइट को इस उद्देश्य के साथ बनाया था ताकि अपने द्वारा खींचे गए फोटोज को वह वेबसाइट पर लगा सके, साथ ही उन फोटोज का प्रचार करके उन्हें कम दामों में बेच सके। और वेबसाइट तैयार करने के बाद उन्होंने 1 साल में करीब 30,000 फोटोज खींचकर वेबसाइट पर अपलोड भी किया था। और घर पर ही शुरू किए गए शटरस्टॉक पर काम करने वाले वह अकेले आदमी थे। लेकिन बीतते दिनों के साथ ही उनकी वेबसाइट काफी तेजी से लोकप्रिय होती गई, और फिर न्यूयॉर्क में अपना ऑफिस खोलने के बाद उन्होंने इस वेबसाइट को ग्लोबल कम्युनिटी बना दिया, जहां पर कोई भी व्यक्ति अपने द्वारा खींचे गए फोटोज को शेयर करके पैसे कमाना स्टार्ट कर सकता है। और यह वेबसाइट आज के समय में 150 से भी ज्यादा देशों में अपनी सेवाएं दे रही है। और दोस्तों, दिलचस्प बात यह है कि जॉन ओरिंगर इस कंपनी को सफल बनाने से पहले 10 बार कई अलग अलग काम करते हुए फेल हो चुके थे। तो दोस्तों, यह थे कुछ नामी ऑनलाइन कंपनीज जिसकी शुरुआत एक अलग ही ढंग से की गई थी, लेकिन अपनी स्ट्रैटेजी में बदलाव करते हुए सभी ने एक अलग ही मुकाम हासिल किया। उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो जरूर ही पसंद आई होगी। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।